हाय श्यामा आर्ट में मैं भरत प्रजापति आपके लिए फिर से एक बार लेके आ रहे हैं ड्राइंग एनीथिंग विथ शेप्स एंड शेडिंग। सो आगे वाले जो सेशन में हम लोग सीखे कि ज्योमेट्रिकल जो शेप्स है और शेप से ही हम सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। आज हम ऑब्जेक्ट्स में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट में हमें बनाना है 3D, कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो या फिर तो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसको 3D बनाना है। तो इसके लिए हमें शेडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। देखो ये शेडिंग ऑब्जेक्ट को हमें 3D बनाने के लिए इसको डेप्थ देनी पड़ती है। हर एक 3D ऑब्जेक्ट में टोनल वैल्यूज़ होते हैं, जैसे भी हम लोग आगे देख ले। ये सेमी रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है, देखो उसमें इतनी ज़्यादा टोन आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ऐसे लगेगा कि कई ये टोन करने के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ा 3D लग रहा है। सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने हमेशा आप लोगों को यही बात करी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करो तो शेप के हिसाब से ही करना। जैसे भी आप शेप के हिसाब से ड्राइंग करते हो तो आपकी ड्राइंग में परफेक्शन होने और ड्राइंग को बिल्कुल सही होने में चांस बढ़ जाते हैं। जैसे भी ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ओवल है, ये जैसे कर्व है वैसे ही कर्व इधर है। अगर आप इधर ऐसे लाइन ही कर रहे हो जो सरफेस पे मिलता है तो वो गलत है। फिर उसकी सारी वॉल्यूम यूं ही जाएगी, कर्व ही जा रही है। और वन साइड से फिर हम उसको शेडेड करते हुए देखो, यहाँ से लाइट, फिर ऑपोजिट साइड डार्क, फिर डार्क। तो ऐसे सेम टू सेम बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकते हैं। एक ही पैटर्न का यूज़ करके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और इसमें शेडिंग करके चीज़ों को रियलिस्टिक। देखो ये गलत है, ये सीधा नहीं करना, इसको हल्का सा कर्व मिलना चाहिए, हल्का सा कर्व होना चाहिए, तभी ये रियलिस्ट चीज़ वो बढ़ेगी। ऐसे भी आप स्केचिंग स्टाइल में भी आप उसका वॉल्यूम स्केलिंग करके कर सकते हैं। आगे देख रहे हैं हम लोग कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट शेप या ज्योमेट्रिकल शेप्स को हमें करना है 3D शेप में कन्वर्ट, तो उसको शेडिंग मिलना ज़रूरी है, उसको डायमेंशन मिलना ज़रूरी है। विदाउट डायमेंशन दिखेगा ही नहीं, आपका जो शेप है वो 3D में होगा ही नहीं। देखो 3 पार्ट में अलग अलग करके फिर वो चीज़ को हम लोग बना सकते हैं 3D। एक स्क्वायर, सिंपल सा स्क्वायर भी देखो, सिंपल सिंपल प्रैक्टिस करें, शुरुआत में स्टडी करें उसकी कि हमारा ऑब्जेक्ट 3D दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप ऐसे प्रैक्टिस और ये ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको चीज़ों की समझ आएगी। फिर यही चीज़ों यूज़ करके आप बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा ऐसे हाई ले रहा हूँ मैं, इसको यहाँ से थोड़ा मैं डाउन जा रहा हूँ, पर्सपेक्टिव समथिंग हो रहा है। देखो फिर एक लाइन मैंने बना, यहाँ पर एक लाइन बना दी, इस लाइन को थोड़ा मैं डाउन ले रहा हूँ, इस लाइन को सीधा से ऐसे, ये देखो यहाँ से ये वाली पार्ट। फिर यहाँ से देखो ये ऑब्जेक्ट को वन साइड है ना, मिलता है शेडेड पार्ट करना है, और इसी शेडेड पार्ट से ही चीज़ें हम उसको रियलिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो आप इसको कैसे देख रहे हो, देखो ये ऐसे जा रहे, फिर ये ऐसे ही जाएगा। जैसे भी ये लाइन है ना, ये लाइन का जैसे वॉल्यूम है इसी वॉल्यूम में ही जाएगा ऐसे। देखो देखो तभी उसकी ब्यूटी, जो पर्सपेक्टिव की जो ब्यूटी है और उसके जो रूल्स के हिसाब से, तभी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। फिर ये समझाया था कि एक बॉल में
कितने टोन्स दिखने चाहिए, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो वहाँ पर। ऐसे लाइट को छोड़ के मिडल टोन भर के फिर उसको ज़्यादा डार्क टोन बना के इस हिसाब से आप कर सकते हो। आप ऑब्जर्वेशन करो, वीडियो को देखो, और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से ही आप लोग उसको करो। और भी देखो, ये जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये शेप्स यूज़ करके हम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हर एक चीज़, आपको कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है तो आप शेप ही यूज़ करो। शेप यूज़ करोगे तो ही आप चीज़ को बना पाओगे, चीज़ प्रॉपर बनेगी। चीज़ प्रॉपर बनेगी तो ही आपको मज़ा आएगी, आपको लगेगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। समझो एक गोल है तो ये शेप ही है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से उस चीज़ को हम डबल कर रहे हैं, जैसे गोल का, और यहाँ से देखो इस चीज़ को और डबल कर रहे हैं। तो इस शेप लोगे और शेप के बारे में से सोचोगे तो ये चीज़ आप बना पाओगे। और मेन इम्पोर्टेंट बात है कि सीइंग, मतलब आपकी देखने की कला। ये एक ऐसी कला है, सिर्फ विजुअल है, सिर्फ और सिर्फ विजुअल है। सिर्फ देख सकते हो, आप बोल नहीं सकते चलेगा, आप सुन नहीं सकते चलेगा, लेकिन आप देख सकते हो। तो आर्ट में आपको ये चीज़ें दिखेगी जो एक्चुअल इस दुनिया में है। तो ऐसे छोटे छोटे आप स्केचेस बनाओ, छोटे छोटे प्रैक्टिस करो। ये एक ट्यूटोरियल है। तो ट्यूटोरियल का काम यही है कि लोगों को सही अवेयरनेस देना, सही टेक्निक बताना, सही तरीके से काम करे लोग और सीखे। ये ट्यूटोरियल का एक मीनिंग होता है। तो ये श्यामा आर्ट का जो ट्यूटोरियल है, इसमें आप देख सकते हो कि मैं भरत प्रजापति बिल्कुल बॉटम जाके, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जाके, बिल्कुल इजी वर्ड जाके, वर्ड भी मैं इजी यूज़ करता हूँ जो आपकी समझ में हो। क्योंकि ये ट्यूटोरियल ओनली फॉर पूरे भारत के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदी भाषी है या एक गुजराती भाषी है उनके लिए है। ये हिंदी लैंग्वेज इसलिए रखा है कि सब भारत में जितने भी बच्चे हैं जिनको भी सीखना है तो ये ट्यूटोरियल के माध्यम से वो सीख सके। और ये सिंपल बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करने के बाद आपको हर एक चीज़ को क्यूब में कन्वर्ट करके ड्रॉ करना है। जैसे कि एक ये क्यूब जैसा शेप बनाया मैंने, ये शेप बनाया, 1/3 पार्ट को हम ले रहे हैं। अभी यहाँ से सेंटर लाइन है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जब ड्रॉ कर रहे हैं ना तो बीच में एक सिमेट्रिकल लाइन रखना ज़रूरी है। सिमेट्रिकल लाइन को बैलेंस लाइन भी बोलते हैं। तो उस बैलेंस लाइन से हम लोग फिर बना रहे हैं एक ओवल शेप। बार बार आप उसको करो ऐसे, फिर वो सेट हो जाएगा। और आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस चीज़ों को कर पाओगे, क्योंकि शेप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर शेप सही नहीं है तो आपकी ड्राइंग सही नहीं बनेगी, क्योंकि हर एक तो खेल तो शेप का ही है। देखो फिर यहाँ से हम लोग डार्क कर सकते हैं, और यहाँ आउटर जाते हुए यहाँ से हमें मग को कर सकते हैं उसका एक हैंडल। तो टी कप बन गया। फिर स्केचिंग के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डार्क लाइट करते हैं, उसको थोड़ा डायमेंशन देने की ज़रूरत है। दूसरा एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में यहाँ बना देता हूँ। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की जो ये सिमेट्री और बैलेंस लाइन है, इस लाइन का हमें लास्ट में इसको इरेज करना होता है। आप लाइन को लाइट भी रख सकते हो। लाइट रखो तो बाद में आप इरेज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि मेरी सिमेट्रिकल लाइन है तो मुझे उसको एट लास्ट मोमेंट में तो उसको मुझे इरेज करना ही है। तो मैं इस लाइन को देखो यहाँ से लाइट करूँ, इस लाइन को इतना सोच के करो। देखो ऐसे शेप वाइज आप चीज़ें बनाओगे, चीज़ें शुरुआत में थोड़ी इधर उधर होगी, लाइन भी ऐसे ऐसे होगी,
लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, चीज़ें डेफिनेटली आपसे होगी। और जब चीज़ें अच्छी होने लगेगी, आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी, आप और अच्छा करने का ट्राई करोगे। धीरे 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 आपकी चीज़ें ऐसे बनने लगेगी, आपकी ऑब्जर्वेशन सही हो जाएगी। मेन चीज़ तो ऑब्जर्वेशन की है। देखो यहाँ से इसको ज़्यादा बड़ा रखना है, यहाँ से नहरो जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आप जब देखोगे और उसको फिर शेप में तोड़ के करोगे, और तोड़ के करोगे तभी आप चीज़ को समझ आएगी, भाई सही है, चलो मेरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है वो सही है। ऐसे कर सकते हो। तो सिंपल से ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिस करो, सिंपल ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिस करें, फिर इसी ऑब्जेक्ट में शेडेड करो। शेडिंग करने के बाद हम उसमें देखें कहाँ से लाइट है, डार्क है, ये टोन सबसे पहले हमें देखने होते हैं। तो शेडिंग का फंडा क्या कहता है? शेडिंग का फंडा यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो, शेप के हिसाब से पहले कर दिया आपने, कर दिया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे लाइट कहाँ आती है वो चीज़ आप देखो। तो ऑब्जेक्ट पे जहाँ से लाइट आती है उसी एरिया को आप छोड़ो, जहाँ लाइट आती है वो एरिया को छोड़ दो। और जहाँ से मिडल टोन है तो मिडल टोन को आप पकड़ के फिर थोड़ा थोड़ा शेडिंग करो। मिडल टोन को पकड़ के थोड़ा थोड़ा शेडिंग करो। 2 टोन में डिवाइड हो गया आपका ऑब्जेक्ट है, एक लाइट और दूसरा टोन। उसके बाद उसका जो एज शेडो है ना, लाइट यहाँ से आ रही है तो इसका जो एज शेडो है, एज मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो एंडिंग पोर्शन है जो सरफेस से टच है, वहाँ से डार्क करके फिर उसको कास्ट शेडो में कन्वर्ट कर दो। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि कास्ट शेडो कहाँ होता है, एज शेडो कहाँ होता है, मिडल टोन कैसे हो, लाइट टोन कैसे हो, रिफ्लेक्शन लाइट क्या होती है। ये हो गया। फिर और भी ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे। अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट अभी इतना डायमेंशन नहीं पकड़ रहा है, तो आपको और टोन पे काम करना पड़ेगा कि यहाँ से और डार्क करें हम। जितना डार्क करोगे इतनी उसमें वो साइड की डेप्थ बढ़ेगी। फिर 2 टोन 3, और हमें रिफ्लेक्शन टोन रखना है। लाइट जहाँ से उसको बोलते हैं बैक आती है ना, लाइट ऐसे आती है, फिर लाइट यहाँ जो गिरती सरफेस पे जो बैक आती है ना, उसको रिफ्लेक्शन लाइट बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन लाइट बहुत ही ज़रूरी होती है अपने ऑब्जेक्ट में। कलर में कर रहे तो भी वो बहुत ज़रूरी होती है। रिफ्लेक्शन लाइट के बिना आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं लगती। देखो ये सारे ऑब्जेक्ट मैंने शेडिंग के सारे टोन थोड़े रखे, लेकिन इसमें थोड़े मैंने वो टोन का यूज़ करा है। कैसे कैसे टोन का यूज़ करा है तो ये देख सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने यही पेपर से और यही करके समझाया था कि सबसे पहले हमें लाइट टोन को छोड़ना है, मिडल टोन भर देना है। मिडल टोन जैसे भरा तभी आपको इससे पहले थर्ड टोन बनाना, आपको ऑब्जेक्ट का एज शेडो। आप ऑब्जेक्ट की एज शेडो बनाते हो तो एज शेडो से आपको पता चल जाता है कि और कौन से टोन आप उसमें रख सकते हो। तो एज शेडो जहाँ ऑब्जेक्ट डार्क है वहाँ पर ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा एज शेडो होता है। फिर धीरे धीरे लाइट की ऑपोजिट साइड में वो कास्ट शेडो हो जाता है। कास्ट शेडो मतलब फेड हो जाता है शेडो, जहाँ पे जो सरफेस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है वहाँ पर। तो एज शेडो, कास्ट शेडो, लाइट शेडो, मिडल टोन हो गया। फिर आपको रिफ्लेक्शन, वो जो मिडल टोन को छोड़ के, मिडल टोन मतलब आपने एक जो भरा है उसी टोन को आपको छोड़ के डार्क टोन स्टार्ट कर देना है। डार्क टोन यहाँ से स्टार्ट करते करते ऊपर जाते जाते वो मिडल टोन के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टोन मेन है। लेकिन ये देखो, ये लाइट टोन और मिडल टोन मिलके भी एक हल्का सा टोन बनाते हैं, और हाफ टोन मतलब ये मिडल टोन और डार्क टोन मिलके भी यहाँ पर एक टोन बनाते हैं, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसको बोलते हैं सेमी टोन बोल सकते हैं। एज शेडो और कास्ट शेडो मिलके भी देखो यहाँ पे एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। रिफ्लेक्शन टोन और डार्क शेडो मिलके भी देखो हल्का सा, ऐसा नहीं लग रहा है कि कटिंग करके पेस्ट किया। वैसे दोनों शेडो तो अलग ही है, लेकिन दोनों के बीच में के जो ट्रांजेक्शन है, दोनों को बीच में जो एक पीस सॉफ्ट
मिक्सिंग है, रेंडरिंग है दोनों के बीच में, वो भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपकी जो ड्राइंग है वो रियलिज्म नहीं जाएगी, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कोलाज वर्क है, कटिंग करके जो पेस्ट करते हैं ना, इस हिसाब से वो हो, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए टोन को समझना है। टोन एक दूसरे से साथ मिलके सेमीटोन बनाते हैं, और सेमीटोन बना के फिर उसकी जो चार्म आती है, जो रियलिज्म बढ़ता है, वो आपको देखने को मिला। तीसरी बात ये है कि कई बार स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं कि देखो कि कोई भी चीज़ की शेडिंग करी उन्होंने, तो फिर उनको बॉर्डर लाइन देते हैं, बॉर्डर लाइन देते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को बॉर्डर लाइन दे रहे हो तो इतना रियलिज्म नहीं लगेगा जितना बॉर्डर को हल्के से इनसाइड जाते हुए मिक्स करना होता है। ये टोन वैल्यू है। तो देखो यहाँ से ये बॉर्डर है, तो यह डार्क टोन से अंदर आ रहा है। देखो इसको भी मैंने इसके साथ थोड़ा मर्ज किया है, मतलब आपको ऐसे बॉर्डर लाइन जैसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगी। अगर बॉर्डर लाइन जैसी नज़र आएगी तो बहुत बहुत कम और रेयर ही होगी, क्योंकि बच्चे करते हैं कि शेडिंग करने के बाद पूरे जो ऑब्जेक्ट है ना उसको बॉर्डर कर देते हैं, तो बॉर्डर इतनी डार्क दिखती है ना जिससे पूरा रियलिज्म ही उसका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि देखो उसी हिसाब से बनाए हुए हैं कि सिंपल सा क्यूब, उसमें बिल्कुल बिल्कुल ईजी चीज़ें इसमें डाली गई है। लाइट टोन है, मिडल टोन है, डार्क टोन है, उसका शेडो हो, इसका एज शेडो हमें यहाँ से नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें सारे टोनल वैल्यूज है। डार्क कलर, मिडल टोन है, डार्क है, रिफ्लेक्शन है, कोर शेडो, एज शेडो। कोर शेडो मतलब ऑब्जेक्ट का जो शेडो होता है वो मिडल टोन, और मिडल और डार्क के साथ मिक्स होके वो टोन बनाते। ये जितने टोनल वैल्यू ये जो सर्कल में है, जो डायमंड वो सर्कल में है, इतने टोन यहाँ पर है, इतने टोन यहाँ पर है, ये टोन इसमें है, इसमें चारों में सेम टोन है। तो ये दोनों से ज़्यादा रियलिस्टिक ये चीज़ें लगेगी, और इसमें थोड़ा ज़्यादा और डिटेलिंग वर्क हुआ है, तो ये दोनों से ये तीनों ज़्यादा रियलिज्म में लग रहा है, क्योंकि एक सेमी टोन मिडल टोन के साथ करके यहाँ पे देखो सेमी मिडल टोन है, डार्क टोन है, मिले है यहाँ पे, तो हल्के से एक दूसरे के साथ मिलके वो टोन बनाते हैं। तो कलर्स में भी ऐसा है, कलर्स में भी सेमी टोन बनेगा, लेकिन शेडिंग में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। शेडिंग में और चीज़ें आपको ध्यान रखने जैसी है, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी जो पेंसिल हो, आपके पास जो भी मटेरियल्स हो, 6 भी है, 4 भी हो, चारकोल हो, 10 भी हो, इवन पेन हो, तो आपको उसका प्रेशर मेंटेन करना है। प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको स्केल समझने का ज़रूर होता है। स्केल में ये होता है कि कोई भी एक सिंपल पेंसिल लो, उसको जितना हो सके इतना डार्क करो, जितना हो सके इतना इसमें डिफरेंस करो। 5 से 6 टोन आप बनाओ और इसमें डिफरेंस करो, और लास्ट में 6 टोन में लाइट रह जाएगा। देखो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो पेंसिल का प्रेशर मेंटेन करने के लिए। ये धीरे 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 पेंसिल लाइट होती जाएगी। तो ये प्रैक्टिस आप जब फ्री पढ़ो तो आप ऐसे प्रैक्टिस को आप बार बार करो। आप ऐसे स्टैंडिंग में करो, आप ऐसे स्लैंटिंग में करो, आप पेन से करो, पेंसिल से करो। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है। देखो चारकोल, ये डबल ई पेंसिल से जितना भी डार्क है फिर उसे ये डार्क टू लाइट का जो ट्रांजिशन है वो जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे इतना डार्क करा फिर ऐसे लाइट है फिर डार्क करा, ऐसे नहीं करने का। ये बार बार आपको प्रैक्टिस करना, और इसको भी समझना पड़ेगा आपको पेंसिल को कितना प्रेशर रखना है। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार हमें लाइट ज़रूरत होती तो हम उसको हल्के हल्के पेंसिल टच हो ना हो करके कर सकते, लेकिन जब डार्क है तो हमें पेंसिल को ज़्यादा दबा के एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करके वो चीज़ कर देनी पड़ेगी। इसमें आप लेयरिंग समझे। लेयरिंग में डार्क, लाइट और ज़्यादा डार्क, ये 3 चीज़ों समझने के बाद डार्क, लाइट
और मिडल टोन मतलब मीडियम लाइट, ये तीनों का यहाँ पे काम है। वो सेम चीज़ यहाँ पर है। ये पूरी लाइट है तो लाइट इधर भी है, उससे थोड़ी लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन टोन में, फिर डार्क लाइट यहाँ पे मिक्सिंग होके हो रही है। तो प्रेशर समझना सबसे पहले, फिर पेंसिल की ग्रेफाइट का डार्क और लाइट जो लेयरिंग है वो समझना है। और ब्लेंडिंग करने के लिए आप लोग कभी फिंगर यूज़ मत करो। ये जो बच्चे कई बार फिंगर करते हैं ऐसे, ये नहीं करना है। फिंगर से चीज़ में ऐसी हो जाती है, उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो आप ब्लेंडिंग करने के लिए कभी भी अपना फिंगर यूज़ मत करो। आपको ब्लेंडिंग टूल अभी शुरुआत में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ब्लेंडिंग टूल आप यूज़ करोगे तो आपकी जो प्रेशर को, पेंसिल ये चीज़ों की प्रेशर को आप समझोगे नहीं। प्रेशर को समझोगे नहीं तो आगे जो रियलिज्म हार्ड जो करोगे वो आपसे होगा नहीं, और वो नहीं होगा तो फिर आपको खुद को कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों मज़ा नहीं? क्योंकि आप पेंसिल से ही शेडिंग करो, सारे टोनल वैल्यू पेंसिल से डाल रहे हो। तो पेंसिल चाहे कोई भी हो, लाइट मेन चीज़ लाइट कहाँ से आ रही वो चीज़ समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात ये है कि कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D करना है, तो ये 2D ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा थोड़ा स्केचिंग करा, लेकिन उसको 3D करना है। तो 2D को 3D करने के लिए हमें मेन चीज़ है कि जो रिफ्लेक्शन लाइट है, रिफ्लेक्शन लाइट को समझना पड़ेगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन लाइट, आप पोर्ट्रेट बनाओ, आप पेंसिल शेडिंग करो, हर एक चीज़ कर रहे हो, तो इसमें रिफ्लेक्शन जो लाइट है उसका बड़ा रोल रहता है। क्योंकि रिफ्लेक्शन लाइट के बिना आपकी जो पेंटिंग है में रियलिज्म बढ़ेगा नहीं, हाइपर रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं। तो और ये जो रिफ्लेक्शन लाइट जो है वो लाइट टोन की बिल्कुल एज शेडो के ऊपर ही होगी, और लाइट शेडो की ऑपोजिट साइड होती है। रिफ्लेक्शन लाइट को हम लोग साइंस में बच्चे बाउंस लाइट भी बोलते हैं, हम लोग प्रोफेशनल आर्ट में इसको रिफ्लेक्शन लाइट बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन लाइट का इवन पेंसिल में ही नहीं, कलर में भी हम लोग जब कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन लाइट का हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो इतने टोन है और इतने छोटे छोटे चीज़ें हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस बार बार करो। घर में जो भी चीज़ें पड़ी है, आप पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, इसी का स्केच छोटे छोटे करो। इसी छोटे स्केच में आप टोन को समझो। पहले ऐसे सिंपल टोन को समझो, फिर आप धीरे धीरे टोन को देखना अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। फिर आप इसी टोनल वैल्यूज़ को देखो कि कहाँ पर कौन सा टोन है, ये टोन मिल जाएंगे। फिर ज़्यादा समझ आए उसके बाद आपको लास्ट में रिफ्लेक्शन लाइट को समझना है। जब आप रिफ्लेक्शन लाइट को समझो तभी आपको शेडिंग में आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से होने लगेगी। आपको ये टोन जितने हैं वो टोन इसमें दिखने लगेंगे। फिर आपको मज़ा आएगी कि देखो हाँ मेरे से तो अब भी अच्छा हो रहा है। तो यही है शेडिंग का, और आगे हम शेडिंग की बातें करेंगे और शेडिंग के और भी वीडियो देखेंगे और सीखेंगे। बाय।